गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में आप देखोगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। उसके बारे में आप देखोगे। पिछले वाली वीडियो में आपने देखा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में देखा, हार्ट के बारे में देखा, हार्ट कैसे काम करता है और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में देखा। इस वीडियो में आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी जो भी हम खा रहे हैं उसको बाहर कैसे निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, किस फॉर्म में निकाल रहे हैं। हमारे बॉडी में अगर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी यानी कि जहर के फॉर्म में काम करेंगे और वो पॉइजन के फॉर्म में काम करेंगे जिससे कि हमारी डेथ भी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। And their eliminations. ये है चलो एलिमिनेशन है। अब बात आती है भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या, एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन जान लें। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, removal of waste products. This process is called excretion. वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक है। अब वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो बाहर निकलते हैं, उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स एक्सक्रीशन में बाहर निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जैसे हमारा क्या होता है, हम सांस ले रहे हैं, बाहर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। हम बाथरूम जा रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं, उसमें क्या निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हुए। ठीक है। तो अब बात आती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स which remove during एक्सक्रीशन। ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्सक्रीशन में रिमूव किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हुए। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जैसे हमारा क्या आ जाएगा, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये हमारे अमोनिया। जैसे अमोनिया है, ये हाईली टॉक्सिक है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको रिमूव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो अमोनिया जो है उन ऑर्गेनिज्म में रिमूव होता है जो
एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर की जरूरत होती है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया को रिमूव करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म कहेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट में, उनको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये प्रोसेस जिसमें अमोनिया रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिज्म। ठीक है, तो देख लेते हैं। इट इज हाईली टॉक्सिक, इट इज highly toxic and need to large quantity water during removing। अब क्या था, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स which release ammonia, which release ammonia ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और एक आता है अमोनोटेलिज्म, यानी कि उस प्रोसेस जिसमें अमोनिया रिलीज होता है। अमोनोटेलिज्म ऐसी प्रोसेस, the process of excreting ammonia। अरे यहां पे मैं इसके एग्जाम्पल और लिख दूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं और ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जाम्पल बॉनी फिशेस, बॉनी फिशेस है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, जो पानी में इंसेक्ट रहते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं। और एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस भी लिख लेना, जैसे हमारा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जल और जमीन दोनों पे रह सकते हैं लेकिन खासकर जल में ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारा अमोनिया की कहानी हो गई। अमोनिया क्या है भैया, ये एक हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक, इसको रिलीज करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में वाटर की जरूरत पड़ती है और ये हाईली टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा जहरी, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जैसे बॉनी फिशेस है और एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। और उस प्रोसेस को जिसमें अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिया एक्सक्रीट होता है,
उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिज्म कहेंगे। ये हमारी अमोनिया की बात थी। अब आ जाता है हमारा सेकंड वाला है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है उसको भी देख लेते हैं भैया। ये क्या है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। हम 3 वेस्ट प्रोडक्ट की स्पेशल हम चर्चा करेंगे। पहला वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा था, अमोनिया। दूसरा वाला कौन सा था, यूरिक एसिड। और तीसरा वाला कौन सा होगा, यूरिया, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखो दो डेफिनेशन होंगी इसमें, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक ऐसी प्रोसेस जिसमें यूरिया रिलीज किया जाता है। और एक आया था यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यूरिकोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। The process to excrete urea, the process to excrete यूरिक एसिड। ऐसी प्रोसेस जिसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिज्म आएगा, सॉरी यहां पे वो हो गया है यूरिकोटेलिज्म, और यहां पे भी यूरियोटेलिज्म। और यूरिकोटेलिक वो होगी जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, यूरियोटेलिज्म का मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें यूरिया एक्सक्रीट कर किया जाता है। यूरिकोटेलिज्म ऐसी प्रोसेस जिसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट किया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिज्म। अब यहाँ पर आगे की बात क्या आती है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और सेम यहां पे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक organisms, uriotelic organisms, those organisms which excrete urea. Example, or those organisms which excrete uric acid।
इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया। बर्ड्स जो पक्षी होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। और मैमल्स, आदमी कुत्ता वगैरह जो होते हैं ये हमारे क्या रिलीज करते हैं, यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बताऊं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा था, अमोनिया। और सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक, और सबसे यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए सबसे कम क्वांटिटी में वाटर की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वाटर की जरूरत किसको एक्सक्रीट करने के लिए पड़ती है, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए पड़ती है। तो इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेंगे हम, यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, यानी कि सबसे कम टॉक्सिक है। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब आगे की कहानी आती है। कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, मैंने भी बात की थी यूरिया की, यूरिक एसिड की, अमोनिया की, तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए हमें कौन कौन से ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर जो किडनी होती हैं वो स्पेशल रोल प्ले करती हैं इन वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि यूरिया को रिलीज करने में, यूरिया को एक्सक्रीट करने में। लेकिन यहाँ पे 4-5 मैं आपको और वेस्ट प्रोडक्ट के ऑर्गन्स दिखा देता हूँ जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। किडनी, किडनी जो होती है मैमल्स वगैरह में होती है, किसमें पाई जाती हैं, मैमल्स में पाई जाती है। किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करती हैं। एक आता है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। जैसे प्लेन एरिया है, फ्लैट वर्म्स जो होते हैं उनमें हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। इसको हम, और फ्लेम सेल्स भी हम इसको कहते हैं, फ्लेम सेल्स। ठीक, अब आता है हमारा नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया हो गया। नेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है, एनेलिड्स में। जैसे हमारा अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म जो केंचुआ होता है उसमें, वो हमारे एनेलिड्स में पाया जाता है। तो नेफ्रिडिया जो हमारा किसमें पाया जाता है, अर्थवॉर्म में पाया जाता है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हमारे कॉकरोच में पाए जाते हैं। और अब बात आती है एंटीनल ग्लैंड्स की। एंटीनल ग्लैंड्स जो होते हैं इनका दूसरा नाम क्या है, और ग्रीन ग्लैंड्स।
और ग्रीन ग्लैंड्स ये किसमें पाए जाते हैं? हमारे क्रस्टेशियंस में, जैसे प्रॉन, जो झींगा मछली होती है, प्रॉन को हम झींगा मछली भी कहते हैं। तो क्रस्टेशियंस एक ग्रुप है स्पेशल ऑर्गेनिज्म का, उनमें हमारे क्या पाए जाते हैं? एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए जो ऑर्गन्स यूज किए जाते हैं या जो ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। जैसे किडनी मैमल्स में पाई जाती है, प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटिहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया को हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। नेफ्रिडिया एनिलिड्स में पाया जाता है, जैसे केंचुआ है। प्लेटिहेल्मिन्थेस का एग्जांपल आपने सुना होगा, प्लेनेरिया फ्लैट वर्म्स, चपटे एनिमल्स, फीताकृमि जिसको हिंदी में कहते हैं। और मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉकरोच। मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स वो किसमें पाई जाती हैं? कॉकरोच में पाई जाती हैं। और एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स वो हमारे क्रस्टेशियन में पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? झींगा मछली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनको कहते हैं। ठीक है भैया, ये आपकी एक कहानी हो गई। अब देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें स्पेशली हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी किडनी कैसे काम करती है और वो यूरिया को कैसे रिलीज करती है। तो हमारा जो आगे टॉपिक आता है, आगे वाली जो हेडिंग आती है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किस किस से मिलकर बनता है? दो तो किडनी होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक होती है यूरेथ्रा। देखो भैया, ये किडनी है, तो दो तो किडनी हो गई, ये बराबर बराबर की सी होती हैं, ऐसा नहीं ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस जो लग रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं होता। और यहां से जो निकलते हैं वो नली, उनको हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स। और इस जिसमें ये नली जाती हैं उसको हम क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। और यूरिनरी ब्लैडर से जो है एक नली यहाँ पे सीधे जाती है। तो ये हमारी क्या है? किडनी। ये क्या है? यूरेटर्स। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। ब्लड कहां पर फिल्टर होता है? किडनी में। यहां से धीरे धीरे टपकता रहता है यूरेटर्स के थ्रू हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में जो होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे यूरिन ज्यादा बढ़ता है तो वो स्ट्रेच हमारे कहां पे जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके हमें सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेच बढ़ रहा है, इसका मतलब यूरिन ज्यादा हो गया है। फिर हम उसे यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये चार चीजों से मिलकर बनता है हमारा कौन? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दो किडनी है, दो यूरेटर्स है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक हमारा क्या है? यूरेथ्रा है। ठीक है भाई, ये है। अब ये जो किडनी है इनकी बात करते हैं। किडनी में जो जगह जो पाई जाती है, यहां से एक तो ये ब्लड वेसल से जाती है और एक जाती है क्या? यूरेटर। और इस जगह को हम क्या कहेंगे? हाइलम।
इसको हम हाइलम कहते हैं। अब एक बात और करें कि किडनी की लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, क्योंकि जब तक उसकी बात नहीं करेंगे तो बात बेमानी सी होगी। तो इनकी जो लंबाई है, किडनी की जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किडनी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। किडनी की चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। और बात करें किडनी की विड्थ की, 5 से 7 सेंटीमीटर हो गई। थिकनेस, मोटाई की बात करें, थिकनेस जो होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी किडनी की थिकनेस होती है। एक किडनी में वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? वेट जो होता है एक किडनी में वो 120 ग्राम से 170 ग्राम तक एक किडनी में वेट होता है। किसी की में 120 ग्राम है, किसी की में 130 ग्राम, यानी कि 120 ग्राम से 170 ग्राम तक इसमें वेट होता है। अब ये किडनी की बात हो गई। किडनी की यहाँ जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। किडनी की जगह को कहते हैं। ठीक, अब एक स्पेशल किडनी को देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को अब हम स्टडी करेंगे। ये भी हमारी किडनी, ठीक है। और ये जो जगह जो पाई जा रही है, नोच जो पाई जा रही है, इसको हमने क्या नाम दिया था? बहुत पहले ही बताया था, हाइलम कहा था। यहां से यूरेटर जा रहा है, जो यूरिन को लेकर जो नली जाती है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। यूरेटर जिसमें ये ओपन होता है, ये फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये ओपन हो रहा है, उस फनल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस कहेंगे। रेनल पेल्विस। और ये फनल जैसा स्ट्रक्चर और छोटे छोटे फनल जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। उन छोटे छोटे फनल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। ठीक, अब मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं, इन फनल जैसे स्ट्रक्चर में ये क्या होते हैं भैया? एडजस्ट होते हैं। इन फनल जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ठीक, अब बात आती है, इनको हम क्या कहेंगे? मेडुलरी पिरामिड। इनको हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। अब ये जो आता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो खाली जगह है, ये है, ये है, इनको हम कहते हैं रेनल कॉलम। रेनल कॉलम या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टनी। दूसरा क्या नाम है इसका? कॉलम्स ऑफ बर्टनी। इनको हम कॉलम्स ऑफ बर्टनी कहते हैं। ये जो बाहर वाला जो रीजन है इसका, इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो रीजन है
ये वाला जो रीजन है अंदर वाला, यहाँ तक वाला जो रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, अंदर वाले रीजन को मेड्यूला कहते हैं। बाहर वाला हिस्सा जो है, किडनी में दो रीजन होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, दो एरिया होते हैं। आउटर वाले रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले इनर रीजन को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। किडनी जिसमें बंद होती है उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सूल उसको कहते हैं, या फिर रेनल कैप्सूल उसका नाम दे सकते हैं। जिसमें किडनी बंद होती है उसको हम क्या कहेंगे, रेनल कैप्सूल, रेनल कैप्सूल उसको हम कहेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, किडनी का। अच्छा जी, मैं दोबारा बता रहा हूं इसके स्ट्रक्चर को कैसे है। जिसमें किडनी क्लोज होती है उसको हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। अगर हम ऊपर से जोर से कूद रहे हैं, झटके वगैरह ले रहे हैं, तो रेनल कैप्सूल उन झटकों से किडनी को बचाता है। किडनी की लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किडनी की चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। किडनी की थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। एक किडनी में 120 ग्राम से 170 ग्राम तक वेट होता है। जहां किडनी से क्या निकलता है, हमारा यूरेटर निकलता है। ये क्या है, यूरेटर। किडनी से यूरेटर निकल रहा है। जहां से यूरेटर निकलता है वहां पे एक हल्का सा गड्ढा सा होता है, जैसे ये गड्ढा सा है, उसको हम हाइलम कहते हैं। और ये यूरेटर जिसमें निकलता है ये फनल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे फूल नहीं होता, आगे की तरफ चौड़ा, पीछे की तरफ कम चौड़ा, तो फनल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको रेनल पेल्विस। फनल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेनल पेल्विस कहते हैं। PVLIS है ये, रेनल पेल्विस कहते हैं। और ये रेनल पेल्विस जो है अगेन छोटे छोटे फनल जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। उनको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहते हैं। इन फनल जैसे स्ट्रक्चर में मेडुलरी पिरामिड होते हैं जो फिट होते हैं, और मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो जगह पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे, रेनल कॉलम्स कहेंगे, या कॉलम्स ऑफ बेर्टेनी कह देते हैं। किडनी का आउटर रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और इनर रीजन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ये किडनी की कहानी थी। अब जो नेक्स्ट है हमारी, किडनी के अंदर जो पाया जा रहा है उसके बारे में हम देखते हैं कि एक किडनी में लगभग कितनी नेफ्रॉन होती हैं। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा किडनी का ये डायग्राम है, ये हमारा किडनी का डायग्राम बना हुआ है, और ये नेफ्रॉन का डायग्राम बना हुआ। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन का डायग्राम। तो इस नेफ्रॉन के डायग्राम को हम देखते हैं। देखिए भैया, ये आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये वाला, इसको हम देखते हैं। ये नेफ्रॉन जो है, ये नेफ्रॉन है। ये स्ट्रक्चर जो नेफ्रॉन का जो पाया जाता है इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो खून की नली, जो ब्लड की जो नली है वो लेके जो आती है ब्लड को, उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। और जो ब्लड को लेके जाती है उसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। दो ब्लड की नली पाई जाती हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है और एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड वापस जाता है। और एफरेंट आर्ट्रियोल ये छोटे छोटे नेटवर्क में टूट जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के चारों ओर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ग्लोमेरुलस को कवर करता है उसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और यहाँ से ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है और कहाँ पे जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बोमेंस कैप्सूल में जाते हैं। बोमेंस कैप्सूल का आगे का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटल टिब्यूल यानी पीसीटी रीजन इसको कहते हैं। फिर ये हेनले लूप में डिवाइड होता है। हेनले लूप में दो नलियां पाई जाती हैं। एक नली को, इस वाली को हम असेंडिंग लिम्ब कहेंगे और दूसरी वाली को हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और
फिर ये डिसेंडिंग लिव कहाँ पर डिवाइड हो जाती है, एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और वो फाइनली कहाँ पे जॉइन होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होती है, जहाँ से और हमारी नेफ्रॉन होती हैं वो भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अपना वेस्ट प्रोडक्ट भेजती हैं। अब एफरेंट आर्टरियोल जो है वो भी एक नेटवर्क में टूट जाती है, कई सारी खून की नलियों से कैपिलरी में टूट जाती है। तो ये जो है लास्ट में जब हेनले लूप जो यू से जो बनाता है, उसमें जहां पर ये टूटती है उस वाले रीजन को हम एफरेंट आर्टरियोल का जो हेनले लूप का लास्ट वाला रीजन है उस रीजन को स्पेशल नाम देते हैं वासा रेक्टा। ठीक। और हमारी ये जो नेफ्रॉन होती हैं दो तरह की होती हैं। एक नेफ्रॉन जो है मेडुलरी रीजन तक जाती है, उस नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जो नेफ्रॉन जो सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन में रह जाएंगी उन नेफ्रॉन को हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। यानी कि ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए, जो नेफ्रॉन हमारे कॉर्टिकल रीजन में ही रह जाती हैं, यहाँ पर ही रह जाती हैं, उन नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और जो नेफ्रॉन का हेनले लूप हमारा कहाँ पर जाता है, मेडुलरी वाले रीजन में जा रहा है अंदर तक, उन नेफ्रॉन को हम जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन हमारी कितने तरह की हो गई, 2 टाइप्स की हो गई है, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और हमारा क्या है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है। तो ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम था और ये जो हमारा था किडनी का डायग्राम था। तो ये हमारा खत्म होता है यहीं पर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।